नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के कहा अनुसार बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी का 2024 का पेपर जो आप लोगों के सामने पिछली वीडियो में डाला था, उसका थोड़ा एनालिसिस करने के लिए लेकर आया हूँ। आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, और इसको समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा और कैसे किया जाएगा और कहाँ से हम पढ़ें इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया था, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। हम परिभाषित इसको किस प्रकार से करेंगे, जैसा कि आप लोगों की किताब में दिया हुआ है कि पर्यावरण को परिभाषित करने के सबसे पहले हम पर्यावरण को समझाएंगे, उसका अर्थ लिखेंगे कि पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्यावरण को हम इस प्रकार से समझाएंगे। उसके बाद परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा में हम विद्वानों के अनुसार लिखेंगे, कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या परिभाषित किया है, हमें इसको याद करना होगा। जैसे डेविस के अनुसार, टांसले के अनुसार, फेटिंग के अनुसार, पार्क के अनुसार हम इसको बताएंगे। ठीक है, इसी के अनुसार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अदरवाइज हम लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे तो उसे परिभाषा नहीं कहा जाएगा। हम पहले परिभाषा के बारे में लिखेंगे, ये सारी चीज़ें जो दिया हुआ है। इसके बाद हम परिभाषित करेंगे इसको, और परिभाषित करने के लिए लिखें कि हेडिंग देंगे उसका, और लिखेंगे टांसले के अनुसार, डेविस के अनुसार, फिटिंग के अनुसार। जो भी आसान लगे परिभाषा, हम 2 से 3 परिभाषाएं आराम से याद करके जाएंगे, तभी इसको पूरी तरह से लिखेंगे। आगे ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण। अब मरुस्थलीकरण जो है, यह क्वेश्चन मैं मिड टर्म के पेपर में भी दे चुका हूँ, वहाँ से भी आप देखे होंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सेमेस्टर एग्जाम में। मरुस्थलीकरण में हम मरुस्थल क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं, मरुस्थल के कारण के बाद इसके उपाय क्या होते हैं, इसको भी लिखेंगे। ध्यान रहे कि हम जो भी लिखते हैं, चाहे लघुत्तरी प्रश्न हो चाहे अति लघुत्तरी प्रश्न हो, उसमें पहले लाइन और दूसरे लाइन में बिल्कुल सटीक आंसर लिखेंगे। उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न में कम से कम 4 से 6 लाइन तक होना चाहिए, और लघुत्तरी प्रश्नों में कम से कम 1 पेज, ये कम से कम मैं कह रहा हूँ 1 पेज। यदि समय नहीं है तो आप 10 लाइन में इसे लिख सकते हैं, मगर 10 लाइन से कम ना हो लघुत्तरी प्रश्नों में, ध्यान रहे। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसमें मरुस्थलीकरण में हम क्या लिखेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे। आपके पास श्योर सीरीज है और बुक से भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ध्यान दीजिए, आपकी बुक से है जो मरुस्थलीकरण चैप्टर है आपका, यहाँ से हम देख सकते हैं। और मरुस्थल होता क्या है या किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे, और इसकी विशेषताएं, खास तौर पर मरुस्थलीकरण में विशेषताएं हम जरूर लिखेंगे। यदि यह दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में आता है, तो इस मरुस्थल होता क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज पॉइंट हम लिखते जाएंगे। ठीक है, और इसमें हम मरुस्थल के जो कारण हैं, क्यों होता है, ये भी पॉइंट वाइज पॉइंट हम लिखते जाएंगे। और ऐसे भी मरुस्थल होते जो विश्व वितरण, अगर दीर्घ उत्तरी प्रश्न में होता है, ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। विश्व वितरण भी इसका हम लिखेंगे आराम से, कहाँ कहाँ पाया जाता है। चाहे तो आप फिगर भी इसमें बना सकते हैं, फिगर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए फिगर है, जिसमें हम मरुस्थल को दर्शा सकते हैं वर्ल्ड मैप बनाकर। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर उस मरुस्थल पाए जाते हैं। उसके ऊपर यदि देखें कि ये शीत मरुस्थल कहलाते हैं। ये सारी मरुस्थल जो महाद्वीप के हमेशा पश्चिमी भाग में होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जितने भी क्लास में बताया गया, जितने भी क्लास नोट्स हैं, उसको ज़रूर पढ़ के जाएँ, और फिगर वाइज बनाएंगे तो और भी अच्छा होगा। आगे देखते हैं हम वैश्विक ऊष्मन देखते हैं। वैश्विक ऊष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मैं बता चुका हूँ। जो ग्लोबल वार्मिंग के ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, इसके अलावा बहुत सारी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होते हैं। ये रिसेंटली मैं क्लास में पढ़ाया हूँ, वो नोट्स आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद भूस्खलन है। भूस्खलन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके कारण क्या है, विनाश, इसके विशेषताएं क्या है, सारी चीज़ें हम पढ़ के जाएंगे। उसके बाद
नाभिकीय आपदा, ये लास्ट चैप्टर का भाग है। नाभिकीय आपदा क्या होती है? जो जितने भी युद्ध होते हैं, चाहे रिसर्च वगैरह नासा के थ्रू मिसाइलों का रिसर्च होता है, या जहाँ पर बमबारी होता है वहाँ पर रेडिएशन जो फैलता है उसे हम नाभिकीय आपदाएँ कहते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ से आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से नाभिकीय आपदाएँ क्या हैं और किन कारणों से ये नाभिकीय आपदाएँ होती हैं, ये इतना ही पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में आता है तो इसके कारण, विशेषताएँ, लाभ और हानियाँ सारी चीज़ें हम इसके लिखेंगे, ठीक है। और इसके बचाव क्या होते हैं, ये भी सारी हम चीज़ें देखेंगे। इससे हम कैसे बचें, ये कैसे फैलता है, कारण, विशेषताएँ, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। यदि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में आता है तो हेडिंग वाइज लिखेंगे। यदि लघु उत्तरी प्रश्नों में आता है तो हेडिंग नहीं भी लिखेंगे, तो हम कम से कम एक पेज इसके लिए ज़रूर भरेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ से जैव विविधता संरक्षण का वर्णन कीजिए। अब जैव विविधता संरक्षण का वर्णन कीजिए में देख लीजिए जैव विविधता के इंस्टीट्यूट एक्सीट्यूट जितने भी पढ़ाया गया है क्लास नोट्स जैव विविधता के लिए, कहाँ कहाँ जैव विविधता पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें जैव विविधता पहले वर्णन कीजिए दिया है। तो सबसे पहले हम जैव विविधता होता क्या है, जैविक अजैविक क्या होता है, उसका परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद हम जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लिखेंगे कि कितने होते हैं, किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और पूरी तरह से हम इसको क्लियर लिखेंगे, 3-4 लाइनों में नहीं, कम से कम एक पेज तो भरना ही चाहिए। इसके बाद मृदा अपरदन से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन करेंगे। मृदा अपरदन से क्या क्या समस्याएं होती हैं? मृदा अपरदन से भूमि मरुस्थलीकरण होता है और भूमि का कटाव, ये सारी चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करेंगे। मृदा क्या होता है, मृदा के बाद मृदा अपरदन क्या होता है, और मृदा अपरदन में सारी चीज़ें हम दिखा दे रहे हैं। इसको कहाँ से आप पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। मृदा अपरदन, मृदा क्या है, मृदा अपरदन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, सोइल इरोजन वगैरह, ये हम यहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। इसके बाद मृदा अपरदन के प्रकार देखेंगे, मृदा किस प्रकार से अपरदित होता है, प्राकृतिक होता है, मानवीय होता है, और अपरदन के कई भाग होते हैं। वायु द्वारा होता है और जल द्वारा अपरदन होता है, कई प्रकार से होता है। समुद्री जल होता है, भूमिगत जल होता है, और कई प्रकार से भूमि का या फिर मृदा का अपरदन होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं इसके प्रकार में। आगे देखिए, हम इसके कारण भी लिख सकते हैं कि क्या कारण होते हैं मृदा अपरदन में। वही मैं बताया जो वन विनाश, अनियंत्रित पशुचारण, ये सारी चीज़ें हेडिंग वाइज यदि हम लिख रहे हैं तो सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और आप इस दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में आता है तो इसका सारी चीज़ें हम प्रभाव मृदा अपरदन का क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। आगे देखते हैं हम। नर्मदा घाटी परियोजना है, और नर्मदा घाटी परियोजना में मैंने सारी चीज़ें 2-2 बार पढ़ाया है। नर्मदा घाटी परियोजना, यह परियोजना पहले तो हम लिखेंगे परियोजना क्या होती है, नर्मदा नदी घाटी कहाँ है और यह किस प्रकार की घाटी है। इसके बाद हम परियोजनाओं के बारे में लिखेंगे और इससे सिंचाई होने वाले कई क्षेत्र हैं, इसके बारे में पूरी तरह से विस्तृत वर्णन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन वही ग्लोबल वार्मिंग जो है उसी को देखते हैं। ध्यान दीजिए, जलवायु परिवर्तन के बाद देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो IPCC की विवेचना है उसको हम देखेंगे। यह कई बार पूछा गया है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। वही चीज़ें जो ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ाई गई है। इसके बाद आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन चक्र क्या होता है, और भूकंप आपदा क्या है। भूकंप के बारे में हमें पूरा विस्तृत नहीं लिखना है, पहले हम भूकंप के बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि भूकंप क्या होता है, कैसे आता है। उसके बाद भूकंप का जब आपदा आता है भूकंप का, तो उसके समय हम क्या कार्य करते हैं। यदि इस क्षेत्र में भूकंप आया है तो इस क्षेत्र में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हानियाँ हुई हैं और हमें क्या कदम उठाना चाहिए उसके प्रबंधन के लिए, ठीक है। इसको भी हम एक बार दिखा दे रहे हैं, बल्कि आप लोग इसको बुक से देख लीजिएगा। आपदा प्रबंधन चैप्टर में है, और भूकंप आपदा ये भी उसी चैप्टर में है, और रासायनिक आपदा, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे। भूकंप आपदा और रासायनिक आपदा भी पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है, तो इसको भी आप देख लेंगे। इसके बाद हम आते हैं अगले पेज पर दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में यह ध्यान रहे कि यह कम से कम
पेज पर आना चाहिए, 4 पेज से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 पेज से ऊपर आ जाए मगर 4 पेज से कम नहीं होना चाहिए। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें सभी हेडिंग्स, कोई भी प्रश्न पूछते हैं सबसे पहले उसका हम अर्थ लिखते हैं, अर्थ के बाद उसका परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा के बाद जो वो प्रश्न पूछा गया उसके बारे में लिखते हैं। पर्यावरण की संकल्पना और घटकों का वर्णन के लिए जैविक अजैविक ये सारी चीज़ें हमें पढ़ के जाना होगा। ध्यान दीजिए, जैसे पर्यावरण की संरचना हो गया, संरचना के बाद प्रकार हो गया, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। इसके बाद जो ये फिगर मैं बनवाया था ये सारी चीज़ें फिगर के साथ बनाएंगे और भी अच्छे तरीके से आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद और भी चीज़ें जो पर्यावरण के, भौतिक पर्यावरण के जो प्रकार हैं, जो प्रमुख तत्व हैं, इसके बारे में तुम्हें अच्छे तरीके से बताया था। स्थानीय धरातलीय जल राशियाँ, जलवायु, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं आसानी से। इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़रूरी है। यहाँ से कम 3 क्वेश्चन जरूर बनता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों में और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न बनता है। यदि आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को नज़र रख के पढ़ेंगे तो इसमें सारी आंसर इसमें मिल जाएंगे। आगे देखिए, इसके बाद है गंगा कार्य योजना। गंगा कार्य योजना के बारे में भी मैं विवेचना कर चुका हूँ कि गंगा के बारे में पहले लिखेंगे। गंगा को पहले प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, ये कहाँ से उद्गम होता था, ग्रंथों में इसका क्या वर्णन किया गया है, फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ तक ये गंगा गई है, इसकी लंबाई चौड़ाई, गंगा की विशेष पहले हम इसकी भूमिका एक बनाएंगे। उसके बाद इस पर कौन कौन सी कार्य योजनाएँ हुई हैं, कौन कौन सी इस पर डैम बनाए गए हैं, इससे सिंचाई के जो कार्य किए गए उससे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे हेडिंग वाइज। एक चीज़ों का हम हेडिंग जरूर डालेंगे इसमें। इसके बाद हरित गृह प्रभाव है। हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग, ये पूरा चैप्टर है, ये आप पढ़ के जाएंगे। अच्छी तरीके से मैं इसको पढ़ाया हूँ, अपना नोट्स जरूर पढ़ के जाएंगे। इसके बाद सतत विकास पढ़ा, ये भी आप पढ़ के जाएंगे, ये नहीं भी करेंगे। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किया जाता है। ये मान के चलिए कि आपके 8 यूनिट में से आप मेजर 4 यूनिट अच्छे से पढ़ के जाएंगे, 4 से या 5 यूनिट अच्छे से पढ़ के जाएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों में से केवल 2 ही करना होगा। अब ध्यान दीजिए, आपके काम की बातें हैं। बात यह है कि सबसे पहले आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना शुरू करेंगे। 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा। 2 घंटे में आपको 40 मिनट सिर्फ देना है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। अब दोनों क्वेश्चन को सिर्फ 40 मिनट में लिखेंगे, आपको स्पीड बढ़ाना होगा। इसके बाद आपके पास बचते हैं 80 मिनट। 80 मिनट में आप सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी उसको आप लिखें, उसका नंबर डालें, उसको छोड़ के ना आए। ये ध्यान रहे कि सबसे ज़्यादा नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम पहले करेंगे, इसे पहले किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए आप लोगों को अच्छे से तैयार होकर जाना पड़ेगा। श्योर सीरीज हो, चाहे कॉलेज का नोट्स हो, चाहे बुक हो, बुक से कम ही पढ़ाई करें, ज़्यादा पढ़ाई आप कॉलेज के नोट्स से करें, और श्योर सीरीज हो उससे आप मिलान करके कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसको शेयर करिए और जो भी कमियां हो उसको ज़रूर बताइए कमेंट में। धन्यवाद।